परचेजिंग पावर क्या होता है? परचेजिंग पावर बेसिकली है फाइनेंशियल एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, हम जो चीज़ें बाय कर रहे होते हैं, मसलन हमने जाके सोप को बाय कर लिया या फिर कुकिंग ऑयल या इस तरह की चीज़ें, ग्रोसरी, हम जो चीज़ें बाय कर रहे होते हैं वो सारी मिलाकर जो बेसिकली परचेजिंग बन जाता है। और परचेजिंग पावर का मतलब है कि एक जो है उसमें कैपेसिटी कितनी है, कि कितनी वो चीज़ें परचेज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर हमारी जो है कंट्री में परचेसिंग पावर कम होगी तो इसका मतलब है चीज़ें कम खरीदी जाएंगी, और उसका ये मतलब होगा कि चीज़ों की प्राइस भी कम होगी, ठीक है। और इसकी वजह से फिर जो है इन्फ्लेशन भी कम होगी, ठीक है। अगर परचेसिंग पावर ज़्यादा होगी, लोगों में जो है चीज़ें परचेज करने की पावर ज़्यादा होगी, तो फिर इसका मतलब है वो चीज़ें ज़्यादा परचेज करेंगे, प्राइसेस हाई हो जाएंगी, और उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। हमारी इकोनॉमी पे परचेसिंग पावर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। दोबारा बता दूँ, अगर परचेजिंग पावर किसी भी कंट्री की कम होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है चीज़ों की प्राइसेस भी कम होंगी, और इन्फ्लेशन भी कम होगा, ठीक है। अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी किसी कंट्री की तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो चीज़ों की प्राइसेस है वो भी ज़्यादा होंगी और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है परचेजिंग पावर। एंड द डिप्रेशन ऑफ टाइम सीरीज। अच्छा जी, two closely related concepts and procedures are those concerned with determining the purchasing power of dollar and correcting historical time series values of fact that inflation और deflation, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बताता है। अब जब देखें, इसका मतलब है कि आपकी इन्फ्लेशन कम होगी तो ये क्या होगा, इनडायरेक्टली क्या होगा, डिफ्लेशन ही है ना। यानी कि ये परचेजिंग पावर आपकी इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को दोनों को अफेक्ट करता है। अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो इससे आपकी जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही होगी, अगर परचेजिंग पावर कम हो रही होगी तो इसमें इनकी ये डिफ्लेशन हो रही है। द परचेजिंग पावर ऑफ अ डॉलर रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ डॉलर इन अ गिवन ईयर कंपेयर विद द बेस ईयर, ठीक है। जिस ईयर का भी आप परचेजिंग पावर निकाल रहे हैं, आपने उस ईयर की जो है वैल्यू ले लेनी है डॉलर की, और उससे कोई बेस ईयर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस ईयर की ले लेनी है। उस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। Computationally, this value is determined by taking the reciprocal of the price index for the given year and multiplying by 100 to preserve correct decimal placement. The price index most frequently used to determine the purchasing power of a dollar is the consumer price index, as described in section. However, for some purpose, the producer price index described the following section might be more appropriate based on the use of CPI। अब नीचे आ जाते हैं, देखिए बेसिकली इसका फॉर्मूला परचेजिंग पावर का क्या है, 1/CPI। CPI क्या होता है आपका, CPI हमने पीछे भी देखा था ना कि क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हमने दूसरी बुक से भी पढ़ा था और यहाँ पे भी हमने इसको देखा था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम मार्केट बास्केट भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं, यानी कि जो आम कंज्यूमर चीज़ें परचेज कर रहा होता है उसके बारे में ये सारा जो डाटा होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू हमें मिलता है। तो परचेजिंग पावर क्या होगी, 1/CPI मल्टीप्लाई बाय 100। For example, in June 1978, the CPIU was 195.3 on the 1967 base. The purchasing power of dollar during the month in terms of 1967 dollar was 1/CPI multiplied by 100 is this। आपने CPI की जो वैल्यू आई हुई है उसको रख लेना, 1/195.3 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास 0.51 आ जाएगा, ठीक है। Thus, in comparison with purchasing power of dollar for urban consumers in 1967, the value of dollar in June 1978 was 0.51। फिर उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन बता दी है कि 0.51 आता है in comparison 1967 to 1978। When historical time series are stated in current dollar, one difficulty in interpreting such values is that dollar amount don't represent the same purchasing power। यहाँ पे डिफ्लेशन की वैल्यू वो डेफिनेशन आ गई है। Deflation of a time series is the process by which such current year values are converted to a constant dollar value। And the time series is, अब देखिए आपको इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि आपने किस तरह से करना है। आपको ईयर्स गिवन 1970 से लेकर 1977 तक, और वेज रेट गिवन है डॉलर में। नेक्स्ट उसके बाद आपको CPI उन्होंने बता दिया। CPI में 1967 उन्होंने कहा कि करंट ईयर था, यानी कि इससे कोई प्रीवियस 3 इयर्स जो था वो उनका करंट ईयर था। अब आपने डिफ्लेटेड वेज रेट निकालना है तो वो कैसे करेंगे, देखिए हमने परचेजिंग पावर का फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ था ना, इसी के मुताबिक हम डिफ्लेटेड वेज रेट निकाल लेंगे। ये हमारे पास इस तरह से निकलेगा वेज रेट
divided by CPI multiplied by 100. फर्स्ट वैल्यू को लेट्स सपोज हम करते हैं 3.89 divided by 116.3 multiplied by 100. इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंटिव वेज रेट आते जाएंगे। अब मुझे कोई बताएगा कि जो आपकी ये वाला वेज रेट था और ये डिफरेंटिव वेज रेट में क्या फ़र्क आया, तो वेज रेट आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? क्लियरली पता चल रहा है? कोई बता दे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? मैम डिक्रीज हो रहा है। शाबाश, डिक्रीज हो रहा है। देखें यहाँ पे ये 3.89 यहाँ पे डिक्रीज होकर 3.34 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें 6.21 आता है लास्ट और यहाँ पे 3.42। इसका मतलब है कि वेज रेट जो है डिक्रीज हुआ, यहाँ पे डिफ्लेटेड वेज रेट हुआ है। Procedure used to be divide each annual or monthly value in the time series by CPI for that period and then multiply by 100 to preserve decimal location. Thus, the process of deflation can be represented by deflation. तो डिफ्लेटेड अमाउंट उन्होंने इस तरह से बताइए कि आपकी जो भी कोई रिपोर्टेड अमाउंट होगी सीपीआई से इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100 के, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो पीछे फार्मूला था ये वाला था आपका परचेसिंग पावर का, लेकिन यहाँ पे कोई परचेसिंग पावर निकाल कर नहीं बताई उन्होंने। यहाँ पे डिफ्लेशन जो है वो निकाल कर बताइए कि कोई भी रिपोर्टेड अमाउंट आपको गिवन है डिवाइड बाय सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे तो आपको डिफ्लेटेड वेज रेट या जो भी आप निकाल रहे हैं प्राइस हो या कोई क्वांटिटी हो कुछ भी आप निकाल सकते हैं। Referring to the deflated wage rate in the last column, table 17.8, we can observe the changes in the wage rates when they are expressed in a constant dollar. In this example, some of the wage rate increase amount to wage rate reduction. Basically, देखिए wage rate reductions in terms of purchasing power. आपकी जो wage rate में reductions हुई है, represented by a new wage rate. That these reflected wage rate are stated in 1967 dollar is not relevant as they are all stated in constant dollar. Thus, can be compared directly with the one another. Of course, the accuracy of this comparison is based on the assumption that CPI does in fact correctly gauge changes in the cost of living. नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद अदर जो है पब्लिश इंडेक्स क्या आ जाते हैं, इसमें से एक तो हम देख लेते हैं, बाकी कल देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूजिंग प्राइस इंडेक्स में आपके पास है फर्स्ट में प्राइस एस्केलेटर क्या होता है। देखिए ये एक कॉमन सा वर्ड है ना। एस्केलेटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऊपर कर देना। प्राइस एस्केलेटर का मतलब है कि प्राइस को क्या चीज़ हाई कर रही है या ज़्यादा कर रही है। ये डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं जो आपके मतलब वेज को भी ज़्यादा कर देते हैं, प्राइस को भी ज़्यादा कर देते हैं, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई है ही नहीं। डिस्पैरिटी इन प्राइसिंग, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? डिस्पैरिटी का मतलब ये होता है कि मतलब इक्वल किसी चीज़ को नहीं कोई इम्पोर्टेंस मिल रही है। डिस्पैरिटी इन प्राइसिंग वेयर गुड्स हैव हायर कॉस्ट in a foreign market than in a domestic market due to transportation and exporting costs. Price escalation can also refer to the sum of the cost factors in the distribution channels which add up to a higher फाइनल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट इन अ फॉरेन मार्केट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो डिस्पैरिटी है प्राइसेस में, इक्वल प्राइसेस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फॉरेन मार्केट जो है डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस में डिफरेंस इस वजह से आता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट या फिर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो वाली कॉस्ट सारी जो है शामिल करके फिर बेसिकली हमारा जो है प्राइस ज़्यादा हो जाती है, प्राइस इसकी लेटर हो जाती है फॉरेन मार्केट में। Index usually specified in a wage escalator clause in a CPI consumer price index। अच्छा, इस consumer price index बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम डेली जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मार्केट बास्केट भी कहते हैं। ठीक है, कि इसमें हर चीज़ के आप डालते जाएंगे वैल्यू, जो हम जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, गुड्स हो सर्विस हो, उनकी एक बास्केट बना लेते हैं जो भी कंज्यूमर आमतौर पर यूज़ करता है। The CPI is relevant for this purpose because it measures the changing cost of a fixed market basket of goods and services purchased by urban consumers। अच्छा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मतलब अच्छी तरह से रीडिंग कर लें, लेकिन डेफिनेशन करनी है आपने बेसिकली।
and escalator has been included in the divorce agreement to provide increase in alumni when prices rise। अब यहाँ से आपने सारे इसको अच्छी तरह रीड करना है और डेफिनेशन कर लेनी है जो लिखी हुई है वहाँ। परचेसिंग पावर ऑफ $1 क्या है आपके पास? The current purchasing power of $1 is defined as follows. Current purchasing power of dollar is 100 divided by current price index। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि 100 डिवाइड बाय करंट प्राइस इंडेक्स करेंगे तो आपके $1 की जो है प्राइस निकल आएगी। परचेसिंग पावर ऑफ अक्टूबर 1978 कंज्यूमर डॉलर 100 डिवाइडेड बाय 200। अब उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि 1967 आप उनका जो है बेस होगा और 1978 में वो वैल्यू 200 को रीच कर गई। इसका मतलब आपने 100 तो ऊपर रखना ही था और 200 आपने नीचे रख दी जो उसकी प्राइसेस इस टाइप की करंट है, उसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। द आइडिया है इज बाय सिंपली दैट इफ प्राइसेस डबल, इसका मतलब है कि प्राइसेस उनकी डबल हो गई हैं। ये देखिए 100 डिवाइडेड बाय 200 का मतलब प्राइसेस डबल हो गई हैं ना। Then October 1978 dollar was worth only half as much as base period। और यहाँ पे जब आपने इनकी प्राइस परचेसिंग पावर निकाली तो उसका मतलब हाफ होगी। ये तो आपको पता ही है ना कि 2010 में अगर हमारी किसी चीज़ की प्राइस 100 थी और 2020 में उसकी प्राइस जो है 200 होगी, इसका मतलब है जो 2020 में है वो डबल हो गई है और उसके अलावा और उसके मुताबिक परचेसिंग पावर जो है वो हाफ हो गई है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल देके बता दिया है कि 1980 एन एनर्जी प्राइस इंडेक्स विद 1975 एज अ बेस पीरियड। 1970 इसमें बेस है और 1980 का जो उन्होंने बता दिया कि वैल्यू है 250 है। ठीक है, ये एक तरह से उनकी जो है यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी थी, इस तरह से ये सीपीआई है। करंट प्राइस इंडेक्स इस टाइम पे जो है करंट प्राइस इंडेक्स उनकी इस टाइम पे 250 है और 1975 को उन्होंने कहा कि एज अ बेस लेना है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द परचेसिंग पावर ऑफ एनर्जी डॉलर इन 1980। आपने 1980 की परचेसिंग पावर बताई है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे आप रख देंगे 100 जो उसका फॉर्मूले में आता है 100 यानी कि बेस ईयर की डिवाइडेड बाय 250। 100 डिवाइडेड बाय 250 करेंगे तो आपके पास 0.4 जो है ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से 100 डिवाइडेड बाय 250 करके आपने जो है ये परचेसिंग ये निकाल ली, कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, आप पूछ लें।